सबसे पहले अपना टॉपिक शुरू करने जा रहा हूं जियोग्राफी, और हमारा टॉपिक शुरू होगा जियोमॉर्फोलॉजी से। जियोग्राफी में सबसे पहले हम सिलेबस की बात करते हैं, ठीक है। लेट्स स्टार्ट इट। आज मेरा टॉपिक है ज्योग्राफी, व्हाट टू रीड, हाउ टू रीड, राइट। यानी क्या हमें ज्योग्राफी में पढ़ना है और क्यों पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, हमें इसके बारे में आज सबसे पहले बात करनी है। तो ज्योग्राफी क्या होती है और ज्योग्राफी के डायमेंशंस क्या क्या हैं, यह समझना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। अब कई लोग क्या होगा, इसमें सबसे पहले पीडीएफ मांगेंगे, सर इसकी पीडीएफ दे दीजिए, सर ये दे दीजिए। सबसे बड़ी बात, मैं पीडीएफ का विरोधी हूं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैं अपने नोट्स खुद अपने हाथ से बनाता हूं। सिंपल सा फंडा, जो भी बच्चे मेरे साथ कॉन्सेप्टर में जुड़े हैं या जुड़ रहे हैं या इस बीच में जल्दी जो जुड़े हैं जिनका ओरिएंटेशन नहीं हो पाया था, वो सभी एक बात बहुत अच्छी तरह समझ लें कि जब आपका टीचर खुद मेहनत कर रहा है, खुद अपने हाथ से राइटिंग कर रहा है, और एक हमने नई मैथोलॉजी डेवलप की LWMI, लेस वर्ड मोर इंफॉर्मेशन, ठीक है, ये किसी पीडीएफ में नहीं हो सकता। पीडीएफ की मजबूरी हो जाती है कि वो पूरा पूरा सेंटेंस स्ट्रक्चर लिखता है। हम LWMI में हुकिंग करते हैं, यानी कम से कम शब्द में, मतलब आप ये पूरा पूरा चैप्टर मेरे बच्चों ने जो है वो एक एक पेज पे बनाया, एक एक पेज पे, और दीवारों पे चिपका रखा है। आपने वो वीडियोस भी देखी होंगी, वो फोटोज भी देखे होंगे, और मैं बड़ा लकी हूं कि मेरे बच्चे उन सब चीजों को बहुत अच्छे से करते हैं। हमने एक नई मैथोलॉजी डेवलप की LWMI, यानी हम एक्टिव स्टडी करते हैं, हम अपनी मोटर एक्टिविटी को कभी भी डाउन नहीं होने देते, हम अपने सेंसेस का यूज करते हैं, अपनी मेमोरी का यूज करते हैं। और आप मुझे फीडबैक दो, जिन लोगों ने मेरे साथ LWMI और कुछ तो खैर नोट आर्ट्स पे पहुंच गए हैं, थैंक्स टू ऑल, ठीक है। उनके इतने खूबसूरत नोट्स देख के तो वाव हो रहा है। बाहर के लोग कहते हैं कि सर ये नोट्स आपके बच्चे कैसे बनाते हैं, तो मैं बड़ा लकी हूं इस मामले में, और हैट्स ऑफ टू, थैंक यू ऑल ओजंकियंस। आप लोगों ने मुझे वो प्राउड मूवमेंट दिया, आप लोगों ने उस मेथड को सीखा, लेकिन मेरा काम सिखाना था। अगर आप सीखते नहीं और आपके अंदर जो है वो इनोवेशन नहीं होता, तो डेफिनेटली हम कभी भी यहां तक नहीं पहुंच पाते। तो आप मुझे बताइए LWMI से क्या आपको फायदा मिला। आपको LWMI अगर प्रैक्टिस किया होगा, क्या आज आपके नोट्स की हुकिंग बढ़ गई, क्या आपके नोट्स ऑर्गेनिक हैं, मतलब आप उसमें कभी भी कुछ भी नया ऐड ऑन कर सकते हैं, करंट अफेयर से कुछ भी उसमें जोड़ सकते हैं। क्या आज आपके नोट्स ज्यादा कलरफुल हैं, यानी आपकी मेमोरी सेंसेस को वो इन्वॉल्व कर रहे हैं, राइट। अगर जो है तो वहां पर अगर जो है हम लोग पीडीएफ कल्चर को अपोज करते हैं, कई बच्चे, कल भी मैसेज आया सर वो पीडीएफ दे दीजिए। आपको मेरे साथ एक्टिव रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप 15 मिनट, याद रखिएगा मैं फिर से बता दे रहा हूं, ये आप साइंटिफिक, आप नेट पे जाके सर्च कर सकते हैं। अगर आपकी 15 मिनट तक बॉडी डॉर्मेंट रहे, आप खाली सुनते रहे, आपको नींद आनी शुरू हो जाएगी, आपका बॉडी जो है स्लगिश हो जाएगी, और आपका ब्लड सर्कुलेशन माइंड से हट जाएगा, ब्रेन से हट जाएगा, और उस कंडीशन में आपको नींद आनी शुरू हो जाएगी। इसको हम लोग पैसिव स्टडी कहते हैं, ठीक है। गाल पे हाथ रखे, पीडीएफ तो मिल ही जाएगा, क्या टेंशन है। और यही नतीजा होता है कि 98% बच्चे जब एग्जाम देने जाते हैं, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो फेल हो जाते हैं। यही सबसे बड़ा रीजन होता है, ठीक है, या फेलियर के वो बहुत करीब पहुंच जाते हैं। तो हमें डे वन से अपनी तैयारी को हाईली जो है वो एनर्जेटिक रखना पड़ता है। मैं बार बार समझा रहा हूं, कई बच्चे पीडीएफ दे दीजिए, पीडीएफ दे दीजिए करते रहते हैं। कॉन्सेप्ट इज नॉट अबाउट पीडीएफ कल्चर, इट इज अबाउट द LWMI, इट इज अबाउट द थॉट मैपिंग, इट इज अबाउट द साइनॉप्सिस, इट इज अबाउट द नोट आर्ट मेथड। ये चारों जो है वो दुनिया के सबसे इनोवेटिव मेथड्स, और दुनिया भर में जो हो रहा है वो मैं आपको सिखाऊंगा, राइट। तो आपके वो ऑर्गेनिक नोट्स जो होने चाहिए, जैसे अभी पूजा ने कहा कि सर इट्स बेस्ट मेथड एवर, सर याद भी रहता है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ये मेरा काम था बताना, आपने उसको कैरी किया इसलिए रहा। तो बहुत से लोग पीडीएफ मांगेंगे, जैसे ये भी पढ़ाऊंगा तो इसकी पीडीएफ मांग, सर इसकी पीडीएफ दे दीजिए। सो मैं पहले बता दूं, जिसको पीडीएफ कल्चर या वो जो स्लाइड कल्चर से होता है, उसका हम बहुत विरोध करते हैं, और इसके पीछे मेरे पास साइंटिफिक रीजन मौजूद है, साइकोलॉजिकल रीजन मौजूद है। आज तो तुम्हें बहुत मजा आएगा, जल्दी जल्दी मैं भी बोल के खत्म कर दूंगा। मेरा उसमें बहुत फायदा है, जितनी देर में एक बैच पढ़ाता हूं उतनी देर में 2 बैच पढ़ा के मैं जो है पैसा अर्न कर सकता हूं। लेकिन एज एक टीचर की अगर मैं बात करूं, जब जहां पर बच्चों के वो आंखों से अपने सपने देखता है, लॉन्ग टर्म में इसके आपको इतने बड़े नुकसान होंगे। जब आप भीड़ में जाओगे, जब आप हीट फेस करोगे, तब आपको लगेगा कि अब पीछे लौटने का भी मेरे पास रास्ता नहीं बचा हुआ है। सो डे वन से हम वो गलतियों को इरेज करें और नई चीजों को सीखें। आज तकलीफ होती है तकलीफ, इसीलिए तो मैंने ज्यादा समय लिया, ठीक है, मैं ज्यादा समय ले रहा हूं, लेकिन मुझे पता है कि इसका आउटपुट क्या निकलेगा, मुझे मेरे रिजल्ट मिलेंगे, और रिजल्ट मिल रहे हैं। इतने कम समय में हम इतने अच्छे रिजल्ट क्रिएट कर रहे हैं, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही है। तो चलो अब हम लोग शुरू करते हैं अपने सिलेबस को लेकर, ठीक है, कि ज्योग्राफी क्या होती है और ज्योग्राफी के हमारे बेसिक पार्ट क्या हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर हम सिलेबस के बारे में क्यों बात करें, ठीक है। मैं ये सिलेबस को मैंने रीडिफाइन किया, मैंने 30% इंक्रीज किया है, तो मेरे जो पहले के बच्चे और अभी के बच्चे वो सभी इस सिलेबस को करें। अब आप पूछेंगे सर सिलेबस की हमें जरूरत क्या है, हम जो इसको हम लोग कोर्स प्लान भी कहते हैं, इसको लेक्चर प्लान भी, मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूं इसका लेक्चर प्लान भी है ये, ठीक है। इसको हम लोग कोर्स प्लान, लेक्चर प्लान, सिलेबस प्लान सभी कहते हैं। तो आप कहेंगे सर इसकी हमें जरूरत क्या है, ठीक है। मैं इसका आपको साइंटिफिक फैक्ट बताता हूं। क्या मुझे बता सकते हो ये क्या चीज है, किस चीज का ये फिगर है,
ठीक है, क्यों मैं जो है ओवरव्यू कर रहा हूं, जैसे मैंने इसका टॉपिक पर नाम भी दिया था, मैं इसको ओवरव्यू क्यों कर रहा हूं, क्या बता सकते हो ये क्या चीज है, अंदाजा लगाओगे, ठीक है, कुछ सही बताओगे कुछ गलत बताओगे, ये क्या है, ठीक है, बहुत मुश्किल हो जाएगा ये बताना, शायद जो है वो किसी एक चीज का, किस चीज का ये चित्र है, ये किस चीज की फिगर है, बताना बहुत मुश्किल है। लेकिन अभी मैं इसको ऐड कर दूं, फॉर एग्जाम्पल अभी मैं इसको ऐड कर दूं, ये पजल के टुकड़े मैं जोड़ दूं, और पजल के टुकड़े अगर जोड़ देता हूं इस तरह से, तो आपको पता चलेगा कि ये बेसिकली आम है। क्या है ये आम है जिसके टुकड़े मैंने जोड़कर यहां पर बनाए हैं, राइट, ये आम का जो है चित्र है। तो अब आपको समझ में आ गया कि दिस इज अ मैंगो। सो कैसे ही आपको पता चला, राइट, सिलेबस का आप साइकोलॉजिकल वे समझिए कि हम जब पूरे सिलेबस में हमें क्या पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, और इसको कहां मुझे इसमें ऐड ऑन करना है, जब आप इन सारे टुकड़ों को देखते हैं तो आपको समझ में आ गया हाँ ये दिस इज अ मैंगो, बड़ा आसान है ये। लेकिन जब आप एक टुकड़ा देख रहे थे तो आपको इसका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल था कि हमें एग्जैक्टली पढ़ना क्या है। तो जब भी आप किसी भी चीज को पढ़ें तो सिलेबस और उसके कंपोनेंट्स, दो चीज होती हैं, सिलेबस प्लस उसके कंपोनेंट्स, उसके अव्यय। कंपोनेंट्स, सिलेबस एक डोमेन होता है, कंपोनेंट्स यानी उसके अव्यय ये डायनामिक यानी गतिशील होते हैं, इसमें करंट अफेयर्स आकर जुड़ती है, ये ध्यान रखिएगा। तो इनके सिलेबस और उसके कंपोनेंट्स को पढ़ना आपके लिए बहुत जरूरी होता है। तो ये जो पजल का मैंने हिस्सा बताया वो ऐसे ही है कि कई बार अरे सर पढ़ाइए ना पहला वाला जियोमॉर्फ शुरू करिए सर, जियोमॉर्फोलॉजी शुरू करिए सर, जल्दी जल्दी खत्म कर दिया, सिलेबस में क्या रखा है। तो अब जैसे अभी यहां पर ना इसके बारे में तुम्हें पता नहीं चला कि ये किस चीज की पिक्चर है, अंदाजा आप लगा रहे थे, और जब पजल के टुकड़े जोड़ दिए तो हमें पूरी पिक्चर समझ में आ गई कि एक्चुअली में ये क्या है। तो सिलेबस जब भी होता है वो आपको उसकी एक्चुअल पिक्चर बताता है, कंपोनेंट्स देखने के बाद आप उसकी एक्चुअल पिक्चर समझ पाते हो कि एक्चुअली मेरा सब्जेक्ट कैसे जा रहा है। और ज्योग्राफी तो अपने आप में मोस्ट डायनेमिक सब्जेक्ट में से एक माना जाता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं 1 to 1 चलूंगा क्योंकि मैंने इसमें 30% इंक्रीज किया है सिलेबस में, और काफी नए पॉइंट जो है मैंने जोड़े हैं। चलिए अब हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। मैं LWMI मेथड्स में ही सारी जो है वो क्लास लूंगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें व्हाट इज ज्योग्राफी, भूगोल किसे कहते हैं, भूगोल क्या है, ठीक है। ज्योग्राफी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं, जियो प्लस ग्राफोस, राइट। यानी जियो का मतलब हो गया पृथ्वी, अर्थ, और डिस्क्रिप्शन यानी वर्णन, यानी डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ। व्हाट इज ज्योग्राफी, डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ इज नोन एज ज्योग्राफी, यानी पृथ्वी का वर्णन जो है वो भूगोल कहलाता है। क्या है भूगोल, पृथ्वी का वर्णन। पृथ्वी पर जो भी स्थलाकृति है जिसे हम देख सकते हैं, जिसे हम अनुभूति कर सकते हैं, जो हमारे जीवन का एक बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है, उसको हम लोग जियोग्राफी कहते हैं, राइट। लिखते चलो इसको साथ साथ, बड़े इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। अभी आपको बताऊंगा करंट की जितनी भी, कई बच्चों ने मुझसे पूछा कि सर हीट डोम, कनाडा में इतनी गर्मी क्यों हो रही है, अमेरिका में इतने लोग क्यों मर रहे हैं, वो सारी चीजों को आज लिंक करना बताऊंगा कि ज्योग्राफी कहां कैसे लिंक की जाती है। सिलेबस को बताने का मेरा जो सबसे बड़ा तरीका था वो इसलिए क्योंकि ज्योग्राफी को मैं बहुत डायनेमिक सब्जेक्ट मानता हूं। ज्योग्राफी को एक ऐसा सब्जेक्ट मानता हूं जो 3 सब्जेक्ट का बेस माना जाता है। ज्योग्राफी आपके इकोनॉमिक्स का बेस बनता है, बिना उसके इकोनॉमिक्स आप नहीं समझ पाओगे, सिलेबस में आपको समझ में आ जाएगा। दूसरा, ज्योग्राफी जो होता है वो बेस बनाता है आपके सोसाइटी और पॉलिटिकल साइंस के लिए, यानी कि जो PSIR है या जो इंटरनेशनल रिलेशन, उसका भी आपको बेस बनाकर देता है। तो ज्योग्राफी हमें बहुत सी चीजों का एक बेस हमें क्रिएट करके दे देता है। तो ज्योग्राफी को मैं बहुत डायनेमिक सब्जेक्ट मानता हूं, इसमें लगातार गतिशीलता बनती रहती है, और इसी वजह से कई जो स्टूडेंट होते हैं वो पुरानी किताबों में स्टैटिक पोर्शन पढ़ते हैं और कहते हैं कि लगता है मेरा ज्योग्राफी का सिलेबस पूरा हो गया। इसको करने के बाद आपको समझ में आएगा किस पार्ट में मुझे करंट अफेयर्स को कहां कहां ऐड ऑन करना, और उसके लिए मेरे तरीके क्या हो सकते हैं। आपके क्वेश्चंस में लास्ट में लूंगा। विदुषी मैंने आपका क्वेश्चन पढ़ लिया, बट अभी हम इसके साथ चलेंगे और लास्ट में मैं आपका क्वेश्चन ले लूंगा, आप ध्यान रखिएगा। चलिए, तो पृथ्वी का वर्णन जो होता है ये एक जो है वो कॉमन कॉन्सेप्ट है। पृथ्वी का वर्णन भूगोल कहलाता है। ज्योग्राफी मुख्यतः 3 भागों में डिवाइडेड है। एक को हम लोग बोलते हैं भौतिक भूगोल यानी फिजिकल ज्योग्राफी, लिखते जाओ, ठीक है। भौतिक भूगोल, इसको चार्ट के रूप में बनाते जाओ। भौतिक भूगोल,
शुरुआत में दुख होगा क्योंकि मार्केट से आए हो ना, तो बाजार में पीडीएफ दिया जाता है, स्लाइड्स पे ऐसे गोल गोल घुमा दिया जाता है कि ऐसे ऐसे होता है, तो जिंदगी भी ऐसे गोल गोल घूम जाती है। थोड़ी सी तकलीफ होगी, नया कर रहा हूं, कुछ लोग भागेंगे भी कि आप पीडीएफ नहीं दे रहे हैं इसका, ठीक है, वो सिंपल सा चलेगा, बट ये दर्द कुछ दिन होगा। उसके वजह से जिम जाते हैं ना नया नया जब, तो क्या होता है जब बहुत दिन से चर्बी चढ़ी हो, कभी जिंदगी में कोई काम धाम ना किया और अच्छा ट्रेनर अगर हत्थे चढ़ गया, ठीक है, तो वो क्या होगा, जिससे तुम्हारी जो विख्यात है, जो अपने बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप के लिए जाना जाता है, वो क्या होगा, शुरू में रगड़ेगा, आपको कहोगे गुरुजी अब नहीं, बोला जब 4 डिप्स और मार, तो क्या होगा, शुरू में दर्द होगा, तकलीफ होगी, तुम उसे गालियां दोगे, लेकिन तुम्हें कुछ दिन पता है कि ये मेहनत अगर तुम कर ले गए तो कल तुम्हारी भी बॉडी उतनी अच्छी होगी, तुम भी चैंपियनशिप में उतर सकते हो, राइट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिकल ज्योग्राफी। दूसरा है आर्थिक भूगोल यानी इकोनॉमिक ज्योग्राफी, साथ साथ लिखते जाओ इसको, आर्थिक भूगोल। और तीसरा है इंडियन ज्योग्राफी यानी भारत का भूगोल। अब सवाल है मेरे सभी स्टूडेंट्स के लिए, इसको भौतिक भूगोल क्यों कहा जाता है, इसके कितने आयाम हो सकते हैं भौतिक भूगोल के, व्हाई इट इज नोन एज फिजिकल ज्योग्राफी। नाम तो सुना होगा ना, फिजिकल ज्योग्राफी पढ़नी, फिजिकल ज्योग्राफी पढ़नी, सब लोगों ने पढ़ा होगा भौतिक भूगोल, राइट। भौतिक भूगोल तो पढ़ना ही है। मुझे बताओ भौतिक भूगोल का क्या मतलब है। कितने लोगों ने यह शब्द पढ़ा है, आज मुझे इसको समझा दो। प्लीज मुझे बताएं, थोड़ा सा मेरे साथ इंटरेक्शन करें कि व्हाट इज फिजिकल ज्योग्राफी। गुड गुड, शाबाश, जवाब दो, कोशिश करो। मेरी क्लासेस में गलत और सही की चिंता मत करो, जवाब देने की कोशिश करो, ये धीरे धीरे एक प्रैक्टिस से अंदर से निकल कर आएगा। इंटरव्यू में क्या करोगे, इंटरव्यू में मुंह में जो च्युइंगम खा के बैठ थोड़े जाओगे। बहुत सी, शाबाश विशाल, वंडरफुल बेटा, वंडरफुल, यही जवाब मुझे चाहिए था। गुड गुड गुड, ये जवाब आया राम कुमार का, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, शाबाश। वंडरफुल, बहुत सही। उम्मीद करता था कि बच्चे जो है इसका जवाब देंगे, कोई बात नहीं, शुरू करते हैं। भौतिक, अब देखिए जो चीज हम पढ़ते हैं उसको समझना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिजिकल का मतलब होता है वो जो मेरे सामने भौतिक रूप से मौजूद हो, ठीक है, पहला फिजिकल यानी भौतिक रूप से जो दृश्य हो, विजिबल हो, जिसे हम छू सके, जिसे हम महसूस कर सके, जिसकी भौतिकता के बारे में हम जानकारी ले सके, ठीक है, चाहे हम उसे देख सके, चाहे उसको महसूस कर सके, चाहे उसका अनुभव कर सके, ठीक है, अगर वो चीज है तो वो मेरी भौतिक जो है वो क्या कह रहा है कि भौतिक भूगोल पे, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, हवाएं, जल, ठीक है, ये सभी चीजें क्या है, ये सभी जो है वो चाहे हमारा स्थल मंडल हो, हमारा जल मंडल हो, वायुमंडल हो, जय मंडल हो, पेड़ पौधे पक्षी, ये सभी हमें भौतिक रूप में दिखाई पड़ते हैं, हमें फिजिकल फॉर्म में दिखाई पड़ते हैं। यानी इनका क्या होगा, एक फॉर्म होगा और इनको दृश्य यानी देखा जा सकता है, दे कैन बी विजिबल, ठीक है, ये विजिबल हो सकते हैं या इनको फील किया जा सकता है, इनको टच किया जा सकता है, पहला तो ये सिद्धांत होता है। तो इसको जनरली जो हमारी ओल्ड ज्योग्राफी या हमारी जो क्लासिक ज्योग्राफी है उसके अंतर्गत हम इसको देखते हैं। लेकिन दूसरा एक और बहुत महत्वपूर्ण बात होती है, बेसिकली फिजिकल ज्योग्राफी गवर्न बाय द लॉ ऑफ फिजिक्स, राइट, जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ फिजिक्स, किसी बच्चे ने जवाब दिया था, यूनिवर्सल लॉ ऑफ फिजिक्स पे ये जो है वो क्या होता है, ये गवर्न होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। यानी ये भौतिकी के नियमों के द्वारा सत्यापित होता है, भौतिकी के नियम, लॉ ऑफ फिजिक्स, भौतिकी के नियमों के द्वारा ये जो है वो, यानी मुझे इसमें रटना नहीं है, भौतिकी के नियम, यानी अगर टीचर आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझा दे, ठीक है, जैसे ये जल है तो ये जल ऊपर से नीचे गिर रहा है, यानी अगर मुझे रनिंग वाटर यानी नदियों के बारे में, नदियां क्या करती हैं, कब वो जो छिपरिकाएं रैपिड्स बनाती हैं, कब वो जलोढ़ मैदान बनाएंगी, कब वो डेल्टा बनाएंगी, कब वो वी आकार का गॉर्ज काटेंगी, कब वो यू शेप की वैली बनाएंगी, अगर मुझे इस बहते हुए जल ये, या अगर मुझे ढाल का सिद्धांत पता चल जाए, मुझे स्लोप पता चल जाए कि एंगुलर मूवमेंट्स पे क्या होता है, तो मैं
नदी, बहते हुए जल के सारे कॉन्सेप्ट को मुझे याद करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं उसका बेसिक जो फंडामेंटल बना सकता हूं। मुझे पता चल गया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाई प्रेशर एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लो प्रेशर। मुझे उच्च दाब और निम्न दाब के बीच में जो है वो एक संबंध पता चल जाएगा। तो फिर मुझे चाहे वो स्थानीय पवन को चलाना हो, मुझे समुद्री समीर को चलाना हो, मुझे जो है लैंड ब्रीज को चलाना हो, या मुझे जो है वो धरातलीय पवनों को चलाना हो, चाहे वो वेस्टर्लीज हो, ईस्टर्लीज हो, कुछ भी हो, मेरे लिए वो सारे कॉन्सेप्ट अब मुझे याद करने की जरूरत नहीं कि तीर इधर जाएगा, तीर उधर जाएगा ना। मुझे कॉन्सेप्ट पता है कि दिस इज द फंडामेंटल्स, ये जो है वो क्यों होता है, यानी मुझे इसके पीछे की फिजिक्स, इसके पीछे का मुझे बेसिक लॉ क्लियर हो गया, मैं आसानी से ये बात कर जाऊंगा। मुझे पता है कि डेंसिटी यानी जल का घनत्व बढ़ने पर क्या चीज होती है, ठीक है। लवणता और घनत्व में क्या संबंध होता है, सैलिनिटी और जो है वो डेंसिटी में क्या संबंध होता है, मैं आराम से समुद्री धाराओं के बारे में बात कर सकता हूं, मुझे कुछ भी रटने की आवश्यकता नहीं है। यही इसकी सबसे खास बात होती है, दो चीजें। अगर मुझे इसके पीछे का जो साइंस है, इसके पीछे का जो बेसिक्स है वो पता चल गया तो मुझे रटना नहीं पड़ेगा। कई लोग कहते हैं ज्योग्राफी का सिलेबस बहुत बड़ा है। ज्योग्राफी का सिलेबस इसलिए बड़ा है क्योंकि आप हर चीज को फैक्ट बाय फैक्ट रटते हो। अगर आपको इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आपको कुछ भी रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, राइट। चलिए आगे चलते हैं। हमारा पहला सेगमेंट है, मेरे साथ जो आपको पढ़ाऊंगा वो उसको आप राइट डाउन करो। सबसे पहला हमारा जियोमॉर्फोलॉजी, राइट। जियोमॉर्फोलॉजी सबसे पहले फिजिकल ज्योग्राफी के तीन पार्ट हैं। फिजिकल ज्योग्राफी में हम जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी और ओशिनोग्राफी, ये तीन चीज पढ़ेंगे, ठीक है। फिजिकल ज्योग्राफी में भौतिक भूगोल के अंतर्गत, तो भौतिक भूगोल के अंतर्गत तीन पार्ट हैं, ठीक है। जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी यानी भू आकृति विज्ञान, इसको हम लोग भू आकृति विज्ञान कहते हैं। जियो मीन्स अर्थ, मॉर्फोज आकृतियों का वर्णन, एंड लॉजी उसके बनने का सिद्धांत, ठीक है। जियोमॉर्फोलॉजी कहा जाता है इसको, ठीक है। तो जियोमॉर्फोलॉजी के अंतर्गत हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, हम कैसे पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जियोमॉर्फोलॉजी हमारा सबसे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, सबसे इंपॉर्टेंट हमारा चैप्टर होता है जो इन दृश्यों के बारे में बात कर रहा है, यानी भू आकृति विज्ञान। पृथ्वी पर जो आकृतियां पाई जा रही हैं, विज्ञान शब्द का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइंस, लॉजी यहां पर क्या काम करता है, प्लीज मुझे बताएं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉजी, हम बार बार पढ़ते हैं ना, क्लाइमेटोलॉजी, ओशिनोग्राफी, जियोमॉर्फोलॉजी, तो जो है वो लॉजी का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉजी। लॉजी इज अबाउट हाउ एंड वाई, ठीक है। ये विज्ञान का मतलब होता है उसके बनने या उसके होने का कारण ढूंढना, टू फाइंड द रीजन, ठीक है। लॉजी क्या कहता है, ये हिमालय है तो हिमालय यहां क्यों है, ये भारत के मैदान है तो यहां भारत के मैदान क्यों है, कैसे हैं, कैसे बने, तो ये उनके होने का कारण ढूंढता है, याद रखिएगा, यानी रीजंस बिहाइंड इट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसका मतलब हमें चैप्टर में किसी भी चीज के सिर्फ फैक्ट्स नहीं पढ़ने, ज्यादातर हमारी ज्योग्राफी की किताबों में फैक्ट्स भरे हुए हैं, हमें लॉजी इस तरफ, वो कहता है कि लॉजी की तरफ जाना, यानी इसके होने का कारण, यानी उसके रीजंस के बारे में तुम्हें जानकारी होनी चाहिए, राइट। उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। चलिए अब हम समझते हैं कि इसके साथ साथ हमें क्या पढ़ना है, इसको मेरे साथ लिखते जाइए। पहला हमारा टॉपिक होगा अंडरस्टैंडिंग अर्थ इंटीरियर, यानी पृथ्वी के अंतरतम की जानकारी। शाबाश, बहुत अच्छा जवाब आप लोग दे रहे हैं, आप लोगों की एनर्जी देख के मजा आ रहा है। मैं भी इसीलिए मैंने इस बार अपना 30% सिलेबस बढ़ा दिया, ठीक है। मैंने ज्यादा ऐड ऑन कर लिया ताकि नेक्स्ट स्टेज पर आपको सीधे ऐसा मेंस के लिए प्रिपेयर करके भेजूं कि जाके यूपीएससी में कहो कि सर क्लास वाला ज्यादा टफ था, यूपीएससी वाला आसान पड़ रहा है, सिलेक्शन तो हो ही जाएगा। इस तरह से तो मैं तैयार करके भेजूंगा। आप लोग इसी तरह अगर अपनी एनर्जी बनाए रखेंगे तो ओजांग इनोवेशन का लगातार वादा कर रहा है, हर समय तुम्हें एक नई इनोवेशन दिखाई पड़ेगी, एक नया नवाचार दिखाई पड़ेगा, राइट। तो बस अपनी एनर्जी को इसी तरह बना के रखिए, क्लास में एंथुसियास्टिक रहिए, एक भूख होनी चाहिए आपके अंदर कि मुझे अपने टीचर के सवालों का जवाब देना है। जो लोग पहले पढ़ चुके हैं वो भी, और जो पढ़ने अभी शुरू कर रहे हैं वो भी, आज बता दिया, कल से मुझे फिर से जो इसको क्या करना है, इसको जो वापस उसको रिप्रोड्यूस कर देना है। तो हमारा पहला टॉपिक होगा अंडरस्टैंडिंग अर्थ इंटीरियर, पृथ्वी के अंतरतम की जानकारी। जब हम पृथ्वी के अंतरतम, अब सवाल है कि क्यों हम इसको पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। पृथ्वी के अंदर
इस पूरी धरातल पर, यानी कि जो हम लैंडफॉर्म्स देख रहे हैं, ये बेसिकली एक ऐसी प्रक्रिया है जो लगातार जब लैंडफॉर्म बन रही है तो उसमें खत्म होने की प्रक्रिया शुरू हो रही है, यानी कि वहां पे क्या हो रहा है, उसको इरोड किया जा रहा है, हटाया जा रहा है, उसका अपरदन हो रहा है। आखिर ये चीज जो बन रही है उसके पीछे इतनी बड़ी ताकत, आप सोच के देखिए, हिमालय बन गया, इतना ऊंचा हिमालय, मतलब अगर हम हिमालय के सामने जाके खड़े हो तो हम एक बिंदु से भी कम जो है वो दिखाई पड़ेंगे। इतना महान हिमालय जो है, इतनी बड़ी श्रृंखला, 2500 किलोमीटर की लंबी श्रृंखला, जो दो देशों के बीच में जलवायु विभाजन यानी क्लाइमेटिक डिवीजन का काम करती है, इतना विशाल पर्वत है। आप अंदाजा लगाइए कि कैसे बना होगा। कोई आज की रात में थूक उक से चिपका के चला गया होगा, या कोई जो है वो लाके वहां रख गया होगा, नहीं। इतनी बड़े पर्वत को बनने के पीछे करोड़ों सालों तक प्रक्रियाएं चली, प्रोसेस चला, उसमें एनर्जी आई। लेकिन सवाल है कि क्वेश्चन यहां मेरे स्टूडेंट को यह पूछना चाहिए, आपने चैप्टर पढ़ा भी होगा एनसीईआरटी में, कि आखिर इसके पीछे इतना बड़ा फोर्स, इतने बड़े प्रोसेस को जन्म देने वाले कारक कौन कौन से, रीजंस कौन कौन से हैं। तो मैंने अभी कहा ना, लॉजी में हम रीजंस फाइंड आउट करेंगे, यानी इतने बड़े फैक्टर्स बने कैसे हमारे। सो पहला होगा अंडरस्टैंडिंग अर्थ इंटीरियर, यानी कि हम पहले पृथ्वी के इंटीरियर को समझेंगे और हम ये जानेंगे कि आगे के जितने भी प्रोसेस हैं, ये हमें जो महान पठार दिखाई पड़ते हैं, बहुत बड़ी गर्तें दिखाई पड़ती हैं, महान हिमालय हमें दिखाई पड़ रही है, तमाम रॉकीज, एंडीज, इनके पीछे जो प्रोसेस है वो कहां से पैदा हो रहा है, ठीक है, वो बल कहां से आ रहा है, वो फोर्स कहां से जनरेट हो रहा है। सो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पृथ्वी के अंतरतम की जानकारी। आकाश, तुम्हारे सवाल का नवाचार तुमने जो पूछा है, ये भावेश ने, अभी थोड़ी देर बाद इसका जवाब देंगे, अभी फिलहाल तो ये कर लें, फिर आपके सवालों के लिए मैं 5 मिनट लास्ट में लूंगा, अपने क्वेश्चन पूछते जाना, मैं जवाब देता जाऊंगा। सेकेंड है हमारा सीस्मिक वेव, भूकंपीय तरंगे, ठीक है। अब भूकंपीय तरंगे, अभी आप देखते होंगे पूरी दुनिया में लगातार भूकंप बने हुए हैं और तमाम तरह के, तो लिखो भूकंपीय तरंगे, सीस्मिक वेव्स। अंतरतम, क्योंकि पृथ्वी के अंदर जाने का हमारे पास डायरेक्टली कोई मेथड नहीं है, तो हम भूकंपीय तरंगों से इनकी जानकारी ले सकेंगे। लेकिन भूकंपीय तरंगे हमें डिजास्टर मैनेजमेंट यानी जीएस पेपर 3 को पढ़ने में भी काफी हेल्प करती हैं। नेक्स्ट वन, जियोमॉर्फिक प्रोसेस, लिखो भू आकृतिक प्रक्रम। अगला पॉइंट लिखो भू आकृतिक प्रक्रम, प्रोसेस, जिसकी वजह से ये सारी हलचल हो रही है। इसमें दो प्रोसेस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक इंडोजेनेटिक और दूसरा एक्सोजेनेटिक, ठीक है। अंतर्जात, अंतर्जात बल, अंतर्जात गतियां और बहिर्जात। नेक्स्ट वन, वोल्केनिसिटी एंड वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स, ठीक है। ज्वालामुखीयता, ज्वालामुखीयता और ज्वालामुखीय स्थलाकृतियां, ज्वालामुखीयता और ज्वालामुखीय स्थलाकृतियां, इसको नोट डाउन कर सकते हो तुम लोग। अगला अर्थक्वेक, भूकंप, सुनामी। बेसिकली ये तीनों डिजास्टर मैनेजमेंट के भी पार्ट हैं, अर्थक्वेक यानी भूकंप और सुनामी। अगला है, इसका सिलेबस पूरा कर लो, लैंडफॉर्म एंड देयर इवोल्यूशन, राइट। भूदृश्य तथा उनका उद्भव, भूदृश्य तथा उनका उद्भव, भूदृश्य और उनका उद्भव। अगला लेक्स, झीलें, कौन कौन से चीजों को हम पढ़ेंगे, प्लाटियो, पठार, पठार। इस चीज को मैंने ऐड ऑन किया, क्लासिफिकेशन ऑफ माउंटेन्स, पर्वतों का वर्गीकरण, पर्वतों का वर्गीकरण। पर्वतों का वर्गीकरण। नेक्स्ट है रॉक्स एंड देयर टाइप्स, चट्टान और उनके प्रकार। सॉइल इरोजन, मृदा अपरदन, ये आज एक बहुत बड़ी समस्या है, जिस तरह से ह्यूमन एक्टिविटी इन्वॉल्व हो रही है
और बड़ी मात्रा में हम इंटेंसिव एग्रीकल्चर यानी कि सघन कृषि कर रहे हैं, बहुत बड़ी मात्रा में निर्माण कर रहे हैं, पुल सड़कें ये हम बना रहे हैं, इसकी वजह से आज बहुत बड़ी मात्रा में मृदा अपरदन होता चला जा रहा है। जो मिट्टी है, सॉइल है, जो अपर लेयर है, वो हमारे जीवन का आधार है। अगर इसी तरह मिट्टी खराब होती रही तो आगे चलकर हमारे जीवन का आधार डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इस सॉइल इरोजन, ये आज के समय में बहुत हॉट टॉपिक है यूपीएससी का, तो इसमें हमें दो चीजें देखनी होती है। एक तो सॉइल इरोजन यानी किस तरह से मृदा का अपरदन हो रहा है, दूसरा इस मृदा अपरदन को बचाने के कौन कौन से तरीके हो सकते हैं, यानी सॉइल इरोजन को प्रिजर्व कर सकते हैं, उसको रोक कैसे सकते हैं, तो उसके बचाने के कौन कौन से तरीके हैं, इनको जानना ये आज के समय में सबसे हॉट टॉपिक माना जाता है यूपीएससी के लिए, राइट। नेक्स्ट वन, ड्रेनेज पैटर्न, ये मैंने अलग से जोड़ा इसमें। ड्रेनेज पैटर्न बेसिकली क्या होता है, पैटर्न्स, ये होता है ड्रेनेज, यानी हम भारत की नदियों के बारे में जानकारी ले लेते हैं, गंगा, यमुना, सिंधु, लेकिन पैटर्न्स का मतलब होता है कि इसका जो थाला है, जो इसका बेसिन है, इसका पैटर्न क्या है, ठीक है, इसका पैटर्न क्या है, ये पैटर्न किस तरह से फॉर्म होता है, इसके पीछे की जियोमॉर्फोलॉजी क्या है। तो यहां लिखो अपवाह स्वरूप, अपवाह स्वरूप। नेक्स्ट, अगला हमारा सेगमेंट रहेगा क्लाइमेटोलॉजी। मैं इसको मानता हूं सबसे डायनेमिक सब्जेक्ट है, सबसे डायनेमिक जो है वो मेरा चैप्टर है। तो क्लाइमेटोलॉजी में लिखो जलवायु विज्ञान। लेट्स स्टार्ट इट, जलवायु विज्ञान। तो बेसिक के जो शुरुआत के दो चैप्टर वो बेसिक को समझने के लिए अक्षांश और देशांतर, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स। इसमें फायदा ये भी हुआ, कई बार हम जब आगे पढ़ते हैं तो कोई मान लो टीचर से भी कोई चीज छूट जाती तो आप कम से कम रिमाइंड कर पाओगे, सर ये चीज मेरी छूट रही है। ये वाला जो टॉपिक है इसमें आपको पता चलेगा कि जो अखबार में डेली जो न्यूज आ रही है उसको हमें कहां ऐड ऑन करना है, राइट। जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि भूकंप हो गया, तो भूकंप से संबंधित, ज्वालामुखी से संबंधित बहुत सी खबरें अखबार में आती हैं। आपको उसको निकालकर, आपको पता है कि मुझे ये ज्योग्राफी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको उसको निकालकर रखना है, राइट। सॉइल इरोजन यानी मृदा अपरदन से संबंधित बहुत सी खबरें आती हैं, मानव प्रोजेक्ट की वजह से बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। डेजर्टिफिकेशन यानी कि जो मृदा का जब नुकसान होगा तो मरुस्थलीकरण भी धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, डेजर्टिफिकेशन बढ़ेगा। तो ये खबरें लगातार जो है वो आपने देखा होगा अखबारों में पिछले पेज पर ये बनी रहती हैं, आपको इनको इकट्ठा करते हुए चलना है। नदियों को लेकर आपने देखा होगा तमाम तरह की, कभी नदियां बहुत ज्यादा बाढ़ लेकर आती हैं, कभी नदियों का पैटर्न चेंज हो जाता है, ब्रह्मपुत्र का पैटर्न चेंज हो रहा है, तो माजुली द्वीप जो कि जो है वो एक हेरिटेज है वो खत्म होता चला जा रहा है। तो ऐसे बहुत सी समस्याएं हमारे सामने आ रही हैं। आपको जो यहां सिलेबस सिखाना है उसका एक सीधा सा मतलब है कि कैसे हम जो पूरा एक डोमिनेशन करते हुए कैसे हम करंट अफेयर्स के साथ उसको जोड़ सकते हैं, क्योंकि आज की डेट में ज्योग्राफी का जो मेंस का पार्ट आ रहा है, स्पेशली प्री और मेंस में, उसमें बहुत ज्यादा करंट अफेयर्स का इनपुट है, ठीक है। तो करंट अफेयर्स को जोड़ना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगला, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, अक्षांश और देशांतर, मोशन ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की गतियां, इनसे आखिर क्या होता है, इनसे क्लाइमेटोलॉजी कैसे प्रभावित होता है, यह समझना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन, एटमॉस्फियर, वायुमंडल किसे कहते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एटमॉस्फियर। अब यहां चूंकि हमें गैसों का समुच्चय दिखाई पड़ेगा, इसमें हम एक गैस के बारे में पढ़ेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह से हमारे लिए एक ट्विस्टिंग गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड अच्छी गैस है या बुरी गैस है, ठीक है, क्यों ये जो है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट करी। और अभी आपने देखा कि पिछले कुछ समय से जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको लेकर बहुत सी चर्चा हो रही है। आज कनाडा और अमेरिका जो है वो हीट डोम को झेल रहे हैं, ठीक है, और वहां पर बहुत ज्यादा मौतें गर्मी की वजह से हो रही, जहां पर कभी उन्होंने कभी 49 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है वो नहीं टच किया था, राइट। नेक्स्ट है टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द अर्थ, यानी पृथ्वी पर ताप का वितरण, लिखते जाओ, पृथ्वी पर ताप का वितरण। दिमाग में तो चल रहा होगा कि क्यों आखिर जो है वो कनाडा जैसी ठंडी जगह, अमेरिका जैसी ठंडी जगह पर हीट डोम बन गए, वहां पर इतनी ज्यादा गर्मी कैसे आई, आखिर वो क्या रीजन है कि हीट ट्रैप हो गई। वहीं पर अभी आपने कुछ दिन पहले देखा कि न्यूयॉर्क जो है डूब गया लगभग पानी में। तो अचानक से इतनी मौसमी घटनाएं बदल क्यों रही हैं, अचानक से प्रिडिक्शन इतना मुश्किल क्यों होता चला जा रहा है, अचानक से न्यूयॉर्क में इतनी ज्यादा बारिश हो रही है, वहीं कुछ दिन पहले इतनी भयानक गर्मी हो रही है, हीट ट्रैप होकर रह गई है। तो आखिर ऐसा कुछ तो हो रहा होगा
जिसके बारे में हमें जानकारी लेनी। और ये चूंकि जलवायु घटनाएं हैं तो मैं हमेशा कहता हूं कि जो चर्चा में है वो पर्चा में है, यानी जो न्यूज में बना हुआ है अगर आप इसके सही तरीके सीख गए तो आपको पता होगा कि एग्जाम में आना ही है। तो जो चर्चा में है वो पर्चा में है। नेक्स्ट वन, इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, यानी तापमान अपने सामान्य नियम के उल्टा चलने लगे। हमें पता है कि जैसे जैसे हम पहाड़ों पे जाते हैं, ऊंचाई पे जाते हैं, देखो लोग मनाली घूम रहे हैं चारों तरफ कोरोना की ऐसी तैसी करके, तो वहां पर क्या होगा, जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाते हैं तापमान में कमी आ जाती है। लेकिन अगर ऐसा हो कि हम ऊंचाई पर जाने लगे और तापमान बढ़ने लगे, आज भाई मैं गर्मी लगती है हम पहाड़ों पर भाग के चले जाते हैं, ठीक है, उन्होंने ऐसी तैसी कर रखी है, तो वहां पर क्या होगा कि अगर कौन सी ऐसी स्थितियां होती हैं हमारे वायुमंडल में, ऐसी कौन सी ट्विस्टिंग होती है, कौन सी गुगली होती है कि हम ऊंचाई पे जाते जाएं और टेम्परेचर जो है वो क्या होता जाए, टेम्परेचर बढ़ता चला जाए। तो आखिर उसको हम लोग बोलते हैं तापमान व्युत्क्रमण, ताप व्युत्क्रमण की घटना, इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। एक चीज मैं आपको पढ़ाऊंगा, एडियाबैटिक लैप्स रेट, हालांकि इसको मेंस में पढ़ाया जाता है लेकिन मैं आपके लिए लेकर आऊंगा कॉन्सेप्टर में। एडियाबैटिक लैप्स रेट बहुत इंपॉर्टेंट है। एडियाबैटिक लैप्स रेट एक थर्मोडायनेमिक कॉन्सेप्ट है। मैं मानता हूं कि मेरे स्टूडेंट को कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है। ये बारिश कैसे होती है ये तुम्हें कहानी में सिखा जाऊंगा, ठीक है, और तुम्हें कभी इसमें भूलोगे नहीं इस पार्ट को, क्योंकि मेरा मानना है कि ज्योग्राफी को कोई अगर चीज गवर्न करती तो क्लाइमेटोलॉजी गवर्न करती। मेरे हिसाब से पूरी ज्योग्राफी को, चाहे वो मानव भूगोल हो, आर्थिक भूगोल हो, सांस्कृतिक भूगोल हो, नृजातीय भूगोल हो, किसी भी तरह का भूगोल हो, अगर उसको पूरी चीज कोई गवर्न करती है तो उसको गवर्न करता है हमारा क्लाइमेटोलॉजी। सबसे इंपॉर्टेंट है जलवायु विज्ञान, राइट। तो जलवायु विज्ञान में एक सेगमेंट होता है एडियाबैटिक लैप्स रेट, लिखो, रुद्धोष्म, रुद्धोष्म ताप ह्रास, रुद्धोष्म ताप ह्रास। इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर का मतलब होता है ताप व्युत्क्रमण। अलर्ट रहो थोड़ा सा क्लास में मेरे। एडियाबैटिक लैप्स रेट, रुद्धोष्म ताप ह्रास, ये एक थर्मोडायनेमिक्स ऊष्मागतिकी नियम है। इसके बाद है ट्राई सेलुलर सर्कुलेशन, लिखो, त्रिय चक्रीय परिसंचरण। ये एक्चुअली मेंस के पार्ट है ये, लेकिन तुम्हें बताऊंगा इसके बाद तुम्हें बहुत सी जो ये घटनाएं भी चल रही हैं, जैसे भारत में आपने देखा होगा मानसून डिस्टर्ब हो जाता है, कई बार कोरल ब्लीचिंग, उनके पीछे जो कई कारण पैदा हो रहे हैं। अचानक से भारत में भी गर्मी, आपने देखा होगा दोनों तरफ चक्रवात आए इस बार, अरब सागर में और बंगाल की खाड़ी में, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा उसको। आखिर उसके पीछे कारण क्या तैयार हो रहे हैं, तो आपको करंट के साथ वो समझना बड़ा आसान हो जाएगा। लिखो, त्रिचक्रीय परिसंचरण। अगला प्रेशर बेल्ट एंड विंड सिस्टम। आपको अंदाजा होगा कि ज्योग्राफी आपको कहां कहां मदद करने जा रही है। लिखो, दाब पेटियां और पवन तंत्र, दाब पेटियां और पवन तंत्र। अगला टाइप्स ऑफ विंड्स, पवनों के प्रकार, पवनों के प्रकार। नेक्स्ट है ह्यूमिडिटी, आर्द्रता, कंडेंसेशन, संघनन, कंडेंसेशन, संघनन। स्मॉग, स्मोक प्लस फॉग, स्मॉग बोलते हैं। ये बहुत ही आजकल शहरों में ये प्रदूषण की एक भयानक घटना के रूप में परिवर्तित होता जा रहा है, स्मॉग। अगला प्रेसिपिटेशन, वर्षण। आपकी क्लास टाइम सुबह 10 बजे ही रहेगी। थंडरस्टॉर्म, थंडरस्टॉर्म, तड़ित झंझा बोलते हैं, तड़ित झंझा। इसलिए पढ़ा हूं क्योंकि ये मेंस का पार्ट था, इस बार मैंने इसको जोड़ दिया। कॉन्सेप्टर में जनरली इसको नहीं पढ़ाता हूं, लेकिन तड़ित झंझा इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि जिस तरह से पूरी दुनिया की जो मौसमी घटनाएं बदल रही हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीजें हो रही हैं, उसको समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। एक टीचर की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने स्टूडेंट को करंट के साथ जोड़े और जो भी घटनाएं हो रही हैं उनके अवगत कराए।
सिर्फ हम इसलिए नहीं पढ़ते कि हमें किसी चीज को रट लेना, हम इसलिए भी पढ़ते हैं क्योंकि आईएएस में बौद्धिकता यानी विजडम की बड़ी आवश्यकता होती है। आपको कई सवालों के जवाब भी देने होते हैं और आपको कई प्रकार के जो होता है क्या होता है, आपने देखा होगा डिजास्टर मैनेजमेंट करना। मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, अभी कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश में बिजली गिरने से कई लोगों की मौत हो गई, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा। ठीक है, समाचार में इस तरह देते रहते, भैंस के ऊपर बिजली गिरी, भैंस मर गई, कई लोगों के ऊपर बिजली गिरी। और बिहार में भी ऐसा ही हुआ, सरकार को जो है उनको मुआवजा देना पड़ा। डीएम का सबसे पहला काम होता है वो जाकर जो है पहले मुआवजे की व्यवस्था करता है, कंपनसेशन देता है। पर सवाल है कि इन घटनाओं को आपको बताना पड़ेगा। मैंने एक डीएम को देखा, उनकी एक वीडियो मैंने देखी कि वो लोगों को बचाव के तरीके सिखा रहे थे। एक बार आप, क्योंकि बहुत लोगों को नहीं पता, वो जाते क्या होता है, मान लो बारिश हो रही, बिजली गिर रही है, सड़क किनारे रुके, पेड़ के नीचे खड़े हो गए। अब पेड़ के नीचे जैसे खड़े हो गए, आपको नहीं पता होगा कि वो चार्ज है, जो बिजली गिरती है वो चार्ज है, और उससे क्या होता है, उसको ग्राउंडिंग मेथड मिल जाता है। और ग्राउंडिंग मेथड में क्या होता है, वो सीधे जाकर पेड़ के ऊपर गिरती है, और उसके जो नीचे होता है, चूंकि वो एक बहुत बड़ा मास होता है, तो वहां नुकसान हो जाता है। तो डिजास्टर मैनेजमेंट में आपको ये चीजें अपने लोगों को समझानी पड़ेगी। उन मैंने देखा कि बड़े वो एनर्जेटिक नए डीएम है, नई एज के, और उन्होंने लोगों को समझाया कि ऐसे ऐसे आपको बचना है। अगर आपके ज्ञान से, आपकी नॉलेज से कई जिंदगियां बच जाती हैं, तो आपकी जिंदगी का एक अर्थ, एक मकसद तैयार होता है। आज हम मनुष्य जो है वो दूसरों की जिंदगियां, उनके हिस्से खा रहे हैं। अगर आप एक सर्विस है, इस सर्विस की आप खूबसूरती, इसकी क्वालिटी को आप समझो कि आप कई जिंदगियां, अपनी नॉलेज, अपनी जो पावर है वो जो है लोग आपको सुनते हैं, क्योंकि आप डीएम हो उनके, आप जो है उनके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो, डीसी हो, आपकी बात वो सुनेंगे। और अगर आप कई जिंदगियों को भी आप बचा ले जाते हो, आप सोचो उनके परिवारों की कितनी दुआएं हैं, कितनी उनकी लाइफ में आप परिवर्तन लेकर आ सकते हो। तो जिंदगी बचाने का जो एक, जैसे कहते हैं, लोगों को अवेयर करने, उनकी लाइफ में चेंज करने का जो अथॉरिटी है, वो यहां पर आपको मिलती है। बट आपका नॉलेजेबल, आपका अवेयर होना बहुत जरूरी है। और इस स्टेज पर एक टीचर की जिम्मेदारी बनती है कि आपको उस नवाचार, उस नई चीजों के बारे में, जो बदलाव हो रहे हैं उसके बारे में, और डेफिनेटली आपको बताएं। ठीक है, क्योंकि यही छोटे से बीज कल को एक बड़े पेड़ बनेंगे और हिंदुस्तान की उस नींव को बहुत मजबूत करेंगे। नेक्स्ट वन, अगला टॉर्नेडो। अभी आपने देखा कि अमेरिका में भयानक इसको स्थिति को झेलना पड़ा, देखा था आपने, जो फोटोज भी आई थी, हॉरिजेंटल चल रहा था धरातल के साथ, टॉर्नेडो। बेटा मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख बोल सकता हूं। ठीक है, ये हो गया तड़ जंजाबी, लिखा तो था, ये हो गया वर्षण, टॉर्नेडो। अभी आपने देखा था अमेरिका में ये जो है तूफान जब आया था, इसके बारे में बहुत चर्चा हुई थी। इसके बाद अगला है ट्रॉपिकल साइक्लोन, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। भारत बड़ा परेशान रहता है इससे, अभी बहुत चर्चा में आया था। उष्ण कटिबंधीय, सब मेंस का पार्ट है जो इस बार मैं ऐड कर रहा हूं, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, क्योंकि इस बार मेंस में हमें कुछ और ही करना है। शीतोष्ण चक्रवात, तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कर रहा हूं। शीतोष्ण चक्रवात, अल नीनो, नाम तो सुना ही होगा, भारत बड़ा परेशान रहता है, भारत का मानसून खा जाता है, ये कोरल्स को उड़ा देता है, कोरल ब्लीचिंग हो जाती, प्रवाल विरंजन हो जाता है। और भारतीय मानसून, टाइम सही है पढ़ने का, बरसों रे मेघा, जो हमारे यहां बारिश होती है, और भारतीय मानसून। भौनिक ने कहा है अल नीनो से क्वेश्चन आया था। तो इस सिलेबस से आपको पता चल रहा होगा, जो आज मेरा डिस्कशन हुआ था, कई लोगों को लगा होगा कि यार ये टाइम खराब कर रहे हैं, लेकिन आपको ये आज अंदाजा लगा होगा कि जो ज्योग्राफी है बड़ा डायनेमिक्स है। और ज्योग्राफी, मैं हमेशा कहता हूं कि ज्योग्राफी किताबों में नहीं है, ज्योग्राफी तुम्हारे आसपास है। अगर तुम अपनी नजर को अपने आसपास रखो तो तुम जाने दिन भर में कितना अप्रदन करते हो, अपक्षय करते हो। ठीक है, जब वो चेहरे पर मुल्तानी मिट्टी लगा लेते हो, ठीक है, तो क्या होता है, आपने एक रॉक का ऐसी तैसी कर दी, अपक्षय कर दिया, उसका वेदरिंग कर दी। ठीक है, जब आप नमक को घोल लेते हो, सब्जी में डालते हो, तो एक जो है वो क्या होता है, एक रॉक को हाइड्रेशन के साथ उसका जो है सॉल्यूशन करके उसका घोलन कर देते हो। तो हम, ज्योग्राफी हमारे आसपास है, हमें इस पर बहुत फोकस करने की जरूरत है। तो मेरे लिए जो पढ़ाने और पढ़ने का तरीका है वो बेसिकली इसी तरह से आपके साथ चलता रहेगा। तो आप सभी जो भी कॉन्सेप्टर का पार्ट बनना चाहते हो, यू हैव अ 2 days टाइम, आप इसका भी पार्ट बन सकते हो कॉन्सेप्टर का। आपको पूरा लेंथ पता चली कि कॉन्सेप्टर की लेंथ कैसे है, कैसे मैं स्टेप बाय स्टेप लेकर जाऊंगा। और आपको यह भी समझ में आया कि ये रटने वाली चीज नहीं है, ये हमारे जीवन का एक बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है। मेरे आसपास की घटनाओं को अगर मैं विजुलाइज करना शुरू कर दूं, ऑब्जर्व करना शुरू कर दूं, तो ज्योग्राफी पढ़ना और पढ़ाना मेरे लिए कितना आसान हो जाएगा। अभी जैसे एक स्टूडेंट ने कहा कि एनसीईआरटी में तो आपने काफी चीजें कवर कर दी, मैं
जब भी किसी सब्जेक्ट में घुसता हूं तो मैं इसके एंड तक जाने की कोशिश करता हूं कि मेरे स्टूडेंट को इसके हर चीज के बारे में पता होना चाहिए। आज क्लाइमेटोलॉजी में आपको अंदाजा हो गया होगा कि इतनी चीजों के बारे में, ये हमारे आसपास होने वाली घटनाएं, इनका जवाब आपके पास आएगा। अभी सिलेबस का दूसरा पार्ट जो है वो बचा हुआ है। अब आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यस, बैच का ओवरव्यू मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया। बैच का ओवरव्यू क्या है, राइट। फर्स्ट ईयर, फिर से एक बार बता देता हूं। फर्स्ट ईयर वी विल कवर 5 सब्जेक्ट्स, 5 फंडामेंटल्स इसको बोलते हैं। 5 सब्जेक्ट्स हम इसको कवर करेंगे। इसका लेवल 1 कवर करेंगे, यानी हम इसके बिल्कुल बेसिक से बेसिक कॉन्सेप्ट की जीरो से एकदम शुरू करेंगे, फ्रॉम जीरो, राइट। हम यहां से शुरू करते हुए, इसका आपको कुछ भी नहीं आता तो भी आप इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। इसके बाद हम जो सेकेंड ईयर होगा, 2 साल का कोर्स है ये। सेकेंड ईयर में हम जाएंगे, अभी जैसे मैंने बताया एक नया इनोवेशन मैंने किया है, एक नवाचार किया है, और वो इनोवेशन ये किया है कि हम मेंस यानी जीएस के 1 2 3 4, जीएस का जो पेपर 1 2 3 एंड 4 जो है, इसको कवर करने के साथ साथ इस पर किस तरह से आंसर लिखा जाना है हम दोनों एक साथ कर लेंगे। लगभग 40 से 50 हजार का कोर्स होता है आंसर राइटिंग। आप जानते हैं अगर साल भर आंसर राइटिंग करते हैं तो मिनिमम 50,000 आपका कोर्स होता है, वो इसके साथ इंक्लूड मैं करा दूंगा। ये इनोवेशन रहेगा। लेकिन उनके लिए जो मेरे साथ सेकंड ईयर में पहुंचेंगे, ठीक है, जो फर्स्ट ईयर को कर, उससे पहले आपको टेस्ट देने पड़ेंगे कि आपने 1 साल जो पढ़ा उसकी आपकी बेसिक प्रिपरेशन हुई है या नहीं हुई है, ठीक है। बैच किसके लिए है? जो मुझे 2 साल दे सकते हैं, 2 साल, जो सबसे गोल्डन चांस है, जो 12th पास कर चुके हैं वो दे सकते हैं। यस, जो अंडर ग्रेजुएट हैं, अंडर ग्रेजुएट वो इसके साथ जोड़ सकते हैं। और जो 2 साल, जिनके पास मेरे को देने के लिए 2 साल है और वो मानते हैं, जो इस बात में बिलीव करते हैं कि यूपीएससी मैगी नहीं है, यूपीएससी मैगी नहीं है, वो इंस्टेंट नहीं बन जाएगी, ठीक है। जब ज्यादा जल्दी इंस्टेंट चीज बनती है ना, तो ज्यादा दिन मैगी खा लोगे तो आंतें सड़ जाती हैं, बीमारियां हो जाती हैं, लेड की मात्रा शरीर में बढ़ जाती है, ठीक है। तो इसीलिए अगर हेल्दी खाना है तो टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, ठीक है। चना भिगोया जाता है, फिर उसको खाना पचाने में टाइम लगता है, बट क्या होता है, वो हेल्दी होता है। तो यहां पर भी वही चीज जो है वो काम करेगी। सो यहां पर जो मुझे कम से कम न्यूनतम 2 साल मुझे दे सकते हैं, जो बिलीव करते हैं कि इससे मुझे चेंज आएगा, जो ये मानते हैं कि मेरा फंडामेंटल स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। किसी बिल्डिंग की नींव उसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, वो दिखती नहीं है, वो जमीन के अंदर होती है। तो पहला साल तो आपकी नींव बनाने में लगाऊंगा। नींव स्ट्रांग होगी, बिल्डिंग क्या होगी, आप जितनी चाहे उतनी ऊंची कर दो, जितनी चाहे उतनी ऊंची कर दो, वो आपके ऊपर है। जितनी बिल्डिंग ऊंची करनी है, नींव को उतना मजबूत करना पड़ेगा। तो आप अगर यूपीएससी में आप कल्पना करके देखो कि 13 लाख लोग इसी एग्जाम का फॉर्म भर रहे हैं, तैयारी के बाद में भर रहे हैं, फॉर्म भर रहे हैं, और उसमें आपको 1 सीट चाहिए, तो आप अंदाजा लगा के देखिए कि कितना एक टफेस्ट कंपटीशन है। उस पार अंदाजा लगाओ कि जिस समय प्री के एग्जाम सेंटर जा रहे हो भीड़ कितनी ज्यादा होगी। तो तुम्हें हर समय अपने आप से क्वेश्चन पूछना होगा कि ये जो 13 लाख लोग एक साथ एक सपना, मेरे जैसा सपना देख रहे हैं, उनको मैं कैसे पिछाड़ूंगा। इस प्रश्न को अगर तुम अपने सामने रखोगे, यथार्थ को अपने सामने रखोगे, जिंदगी में कभी जो है वो गलतफहमी का शिकार नहीं बनोगे, जिंदगी में कभी भी गलत रास्ते नहीं पकड़ोगे। जब इस सच को केवल रख लेना, खुद से एक क्वेश्चन पूछ लो, अपने दीवार के सामने चिपका दो कि 13 लाख लोग एग्जाम दे रहे हैं, इसमें मुझे 1 सीट चाहिए, मैं कैसे इतने लोगों को पिछाड़ूंगा। आखिर सेम सपना वो भी देख रहे हैं, ऐसा नहीं कि जो है आपके 4-6 हाथ पैर हैं, इधर वाले में जो है बिपिन चंद्रा, इधर वाले में लक्ष्मीकांत है, नीचे 2 नोट्स हाथ बना रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप भी सेम आपके जैसे ही है दिखने में, वो हाथ पैर ऐसे ही, 2 हाथ 2 पैर, ठीक है। लेकिन सवाल है कि आप कितना स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करते हो, कितना आप डेप्थ में जाकर पढ़ाई करते हो, ये बहुत मैटर करता है, ठीक है। तो आपको ये चीज हमेशा अपने सामने अपनी सच्चाई लिख लो कि वो कौन से तरीके होंगे कि मैं 13 लाख लोगों में से अपनी एक जगह बना पाऊंगा। तो आपके अंदर की जो गफलत है ना कि अरे यार भी बहुत टाइम है, पढ़ लेंगे, वो सारी दूर हो जाएगी। सो इट्स ऑल अबाउट फ्रॉम जीरो। मैं यहां से अपनी क्लास 0 से शुरू करता हूं, जिनको भी मेरे साथ पता है, और जो भी मेरे साथ बच्चे जुड़े हैं, फीडबैक आप ले सकते हैं कि उनको मजा आने लगा है। और एक बात याद रखना, जिस चीज में आपका मजा आने लगता है ना, वो चीज आपकी हो जाती है। दुनिया में कोई चीज उसको फिर वो कोई हासिल नहीं कर सकता कि वो आपसे छीन ले जाए। अगर आपको मजा आ गया तो वो चीज आपकी है, और जो चीज आपकी है उसके आप मालिक हो। फिर तुम्हें ये जवाब मिलना शुरू हो जाएगा कि इन 13 लाख लोगों में से मुझे अपनी जगह कैसे बनानी है। ये सवाल आज अपने सामने लिख के रख लेना। कभी जिंदगी में शॉर्टकट्स, गलत रास्ते नहीं पकड़ोगे, बात ध्यान रखना, राइट। सो क्लास का टाइम मैं 10 बजे रखूंगा, ठीक है। कॉन्सेप्टर में अभी जो ये हमारा जो नया पार्ट रहेगा, उसमें अभी मेरे साथ ज्योग्राफी शुरू होगी, और जो पुराना पार्ट है उनके 2 सब्जेक्ट शुरू होंगे। धीरे धीरे हम जैसे जैसे बच्चे आगे जाता है, पहले शुरुआत में हम थोड़ा सा प्रेशर कम देते हैं कि आप नर्चर हो जाओ, उसके बाद धीरे धीरे हम प्रेशर बढ़ाना शुरू करते हैं, स्टेप बाय स्टेप,
राइट सक्षम ने लिखा है बिलीव इन यू सर, आई ऑलवेज बिलीव इन यू। बिलीव इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट। कुछ बाजार के बच्चे आते हैं जिनको बाजार में वो कोई 6 महीने में आईएएस बना देने वाला, सरकारी नौकरी वाला, वो यहां पे सिस्टम चलता नहीं है, क्योंकि आपको ये सिंपल सा पता है कि अगर बड़ा निर्माण करना है, कुछ नया बनाना है, बड़ा बनाना है, तो आपको समय देना पड़ेगा। ठीक है, और बहुत सिंपल सा सिद्धांत है, अगर मां बच्चे को पैदा करती है तो 9 महीने अपने पेट में रखती है। अगर बच्चा जल्दी पैदा हो जाए, जो जल्दी बोले दुनिया में आना है, और 6-7वें महीने में पैदा हो जाए तो प्री मेच्योर बेबी हो जाता है, उसके सर्वाइवल की चांसेस बहुत कम होते हैं। सो टेक योर टाइम, ये बैच इज ऑल अबाउट टेक योर टाइम। आप महान निर्माण की तरफ जा रहे हैं। आप अपने आप से प्रश्न पूछिए, अपनी दीवार के सामने लिखिए कि 13 लाख लोगों से मैं अपनी एक सीट छीनूंगा कैसे। ठीक है, और वो ऐसा नहीं कि वो तुमसे कमतर हैं या उनके सपने नहीं है, वो सेम सपने देख रहे हैं। तो इस प्रश्न को अपने सामने रखोगे, कभी भी आप जो है गफलत में नहीं रहोगे।